शुरू करें। नरेशन पढ़ रहे थे हम लोग, और नरेशन में आवाज ठीक है। नरेशन में हम लोग कहाँ पहुंचे थे? नरेशन में पहुंचे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक हमने किया था, यही ना? इंटरोगेटिव सेंटेंस तक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद। 5 टाइप के सेंटेंस करने थे। असर्टिव कर लिया, इंट्रोगेटिव कर लिया, 3 टाइप के सेंटेंस और बाकी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, वो होता है रिक्वेस्ट वाला। तो अभी उससे पहले एक छोटा सा है, पहले उसे देखते हैं फिर उस पर आते हैं। तीसरा हमारा पार्ट होता है, तीसरा सेंटेंस था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसके में जैसे बात करेंगे तो ऑप्टेटिव वर्ड ही बना है। ऑप्टेटिव वर्ड ही बना है किससे? ऑप्ट से। ऑप्टेटिव वर्ड ही बना है ऑप्ट से, ठीक है। तो ऑप्टेटिव वर्ड जो है ये ऑप्ट से बना। और ऑप्ट का मतलब होता है चाहना, इच्छा करना, चाहना या इच्छा करना। अब चाहने में बहुत कुछ चाह सकते हैं। चाहना, दुआ करना भी एक चाहत है, बददुआ देना भी किसी को चाहत है, किसी के लिए प्रार्थना करना भी चाहत है। तो कोई चाहत अपने आप में एक चाहत है, इच्छा होना कोई चाहत है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब मिला जुला कर ये हुआ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग किसी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या कर्ज करते हैं, बददुआ देते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, कुछ विश करते हैं, कुछ डिजायर होती है, एटसेट्रा। यही सब होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो। जनरली जो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने देखा होगा लाइफ में, वो मे से शुरू होता होगा, ऐसे मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे, या मे यू डाई, मे यू बी सक्सेसफुल, या ऐसे कभी कभी बिना मे के भी होता है, ऐसे लॉन्ग लिव द किंग। मतलब जनरली 99.99% केस में मे से शुरू होता है, लेकिन कभी कभी बिना मे के भी हो जाता है, ठीक है। ये जो ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप किसी कहते हैं तुम जियो हजारों साल, भगवान करे कि वह मर जाए, भगवान करे कि वह जिंदा हो जाए, भगवान भगवान करे कि उसको कोई तकलीफ ना हो, भगवान करे कि वह सफल हो जाए, भगवान करे कि वह असफल हो जाए, इस तरह के जितने भी सेंटेंस आप बोलते हैं हिंदी में, ये सारे आपके दुआ है, या दुआ जो भी कहे, चाहत है आपकी। तो जब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, जब हमको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा ध्यान रखा जाता है सेंस का। मैं बार बार कहता हूँ और सब दिन से कह रहा हूँ कि सेंस रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंस, और रूल भी इसलिए बना है ताकि सेंस गलत ना हो जाए। रूल भी इसलिए बना है ताकि सेंस गलत ना कर दे, सेंस गलत ना कर दे, इसलिए रूल बना है। तो रूल को अगर हमें फॉलो करना है तो सेंस बचाने के लिए, और अगर ऐसा कभी लगे कि रूल फॉलो करने से सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा तो रूल को छोड़ देना है। रूल को छोड़ देना है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि सेंटेंस का सेंस, रूल को फॉलो करने से सेंटेंस का सेंस चेंज हो सकता है, तो उस रूल को छोड़ देना है। इसलिए नरेशन में हमेशा रूल फॉलो हो ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि सेंस। अब जो भी सेंटेंस आपको दिया उसका सेंस समझिए कि वो ब्लेस है, कर्स है, प्रे है, क्वेश्चन है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है, क्या है, स्टेटमेंट है, नेगेशन है, क्या है, एक्सक्लेमेशन है। उसके बाद ही बात बन पाएगी। अगर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाए जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि ऑफर है, कि कोई गिरा रहा है, कि कोई प्रार्थना कर रहा है, कि कोई दुआ दे रहा है, कि कोई बददुआ दे रहा है, कि कोई सिर्फ ऐसे ही चाहत कर रहा है, कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, स्टेटमेंट ऐसा है, ये निगेशन है, क्वेश्चन है,
ये सब हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। या एक्सक्लेमेशन है, आश्चर्य है, विस्मय है। आश्चर्य तो कैसा आश्चर्य है, खुशी वाला आश्चर्य है कि दुख वाला आश्चर्य है, क्या है, ये तय करना जरूरी है हर जगह। तो अभी हमने देखा कि भाई अगर किसी बात को एक्सेप्ट करते हैं तो कैसे बनाते हैं, निगेट करते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे बनाते हैं। अब साथ साथ हम देख रहे हैं कि अगर दुआ देनी हो, बददुआ देनी हो, किसी के लिए प्रार्थना करनी हो, या कोई इच्छा या चाहत करनी हो, या इस तरह के सेंटेंसेस हो, तो फिर उसको हम कैसे बनाते हैं, अब ये हम लोग देख रहे हैं। अब तो ये क्लियर हो गया, सेंटेंस पहचान लेंगे। सेंटेंस पहचान लेंगे, मैंने क्या कहा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नॉर्मली ये वर्ब से शुरू होता है, ज्यादातर 99.9% केस में मे होता है। ठीक है, मे होता है। अब रूल क्या है, स्पेशल रूल्स क्या कहता है, इसको चेंज करने के लिए क्या रूल है, रूल क्या कहता है। तो रूल कहता है, इसको जब चेंज करना है तो सबसे पहले आप क्या करें, लगता है बोर्ड पे कुछ धूल जमा हुआ है, खैर इसको साफ करना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। कर ही दूं, कर ही दूं। रूल तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको सेंस समझना है। सेंस जैसे समझेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, से को चेंज करना होता है। हाँ, क्योंकि आपको तो नॉर्मली क्या रहेगा, राम सेड टू या राम, तो सबसे पहले से को चेंज करना है। तो जो सेंस है उस सेंस के हिसाब से, अगर ब्लेस है तो ब्लेस चेंज करेंगे, कर्स है तो कर्स चेंज करेंगे, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है तो प्रे कर देंगे, कोई नॉर्मल विश है तो उसको विश कर देंगे, सेंस के हिसाब से। आप इसलिए सेंस समझ जाओगे कि मान लो उसमें प्रार्थना कर रहा है और आप विश कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे प्रे कर दो, विश भी लिख देंगे तो भी काम चल जाता है। आप मतलब उल्टा बिल्कुल ना होना चाहिए कि चलो प्रार्थना और विश तो काम चल जाएगा, एक ही जैसा है। और लेकिन अब दुआ है और आपने उसको बददुआ समझ लिया, ब्लेस है उसको आपने कर समझ लिया, कर्स है उसको आपने ब्लेस समझ लिया, फिर तो सारे के सारी कहानी कहानी ही बदल जाएगी, कहानी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले से को क्या करना है, उसके बाद मान लो से के साथ टू है, अगर टू है सेकेंड कंडीशन, तो ड्रॉप टू। ये तो काम हमेशा करना होता है। अगर राम के साथ राम सेड टू रवि, राम सेड टू मोहन, माय मदर सेड टू मी, कुछ भी है तो सबसे पहले उससे को चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करते हैं। फिर दूसरा काम क्या करते हैं कि टू को हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद कामा इन्वर्ट कामा को हटाते हैं, क्या करते हैं, कामा और इन्वर्टेड कॉमास को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कामा और इन्वर्ट कॉमा को रिमूव करते हैं, कामा इन्वर्ट कॉमा को रिमूव कर देते हैं। अब कामा इन्वर्ट कॉमा को रिमूव करेंगे, कामा इन्वर्ट कॉमा को रिमूव करेंगे, कुछ ना कुछ कनेक्टर भी यूज करेंगे। तो एक कनेक्टर लाते हैं, क्या लाते हैं, कनेक्टर, कनेक्टर। और वो कनेक्टर क्या होता है, वो कनेक्टर क्या होता है, वो कनेक्टर होता है यहाँ पर दैट, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस में भी जो कनेक्टर है वो दैट ही है। ऑपरेटिव सेंटेंस में भी जो कनेक्टर है वो दैट ही है। ऑपरेटिव सेंटेंस का कनेक्टर भी दैट ही। अब क्या करना है, से को टू बदल दिया सेंस के साथ, टू को हटा दिया, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा दिया, कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह पे हमने दैट का इस्तेमाल किया।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो तो स्ट्रक्चर स्केच करना। मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, मेक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, कि आप स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव कर दीजिए। स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव करने का सेंस क्या है कि जैसे अभी आपने, मैंने क्या लिखा था कि मे से शुरू होता है या वर्ब से शुरू किया, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये नहीं हुआ ना, ये आपने मे से शुरू किया तो मे से अफर्मेटिव स्ट्रक्चर नहीं हुआ। आपने वर्ब से शुरू कर दिया तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए था? पहले सब्जेक्ट। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना है इसका मतलब, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना है इसका मतलब क्या करना है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या होगा कि सब्जेक्ट पहले होगा और उसके बाद मे, माइट, जो आपको पता है मे माइट भी हो सकता है। अगर मान लो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो फिर मे को तो बदलने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में तो मे चेंज नहीं होगा, और रिपोर्टिंग अगर पास्ट में तो फिर मे चेंज होकर माइट होगा। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से फिर टेंस के हिसाब से जो चेंज करना है उसके बाद देखेंगे मे माइट प्लस भी वन, और उसके बाद आखिर में क्या लिखना है? फुल स्टॉप तो चाहिए ही चाहिए। फुल स्टॉप ऐसा लिखना है सेंटेंस में। अभी तो यहाँ फुल स्टॉप ऐसे ही लिखी, सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना पड़ा। सेंटेंस में फुल स्टॉप लिख दिया, सर ने लिखा था फुल स्टॉप। हम तो सर के बात मानते हैं। हो गया? क्या क्या स्ट्रक्चर में काम किया? सबसे पहले से को सेंस के हिसाब से बदला। ब्रे है ये, प्रे, कर्स, ब्लेस, जो भी है। टू हटाया, कॉमा इनवर्ड कॉमा हटाया, दैट लगाया, स्ट्रक्चर को चेंज किया। मे प्लस सब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट प्लस में किया। एक बात और ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव में मे हो या ना हो, जब डायरेक्ट में यूज शुड और माइट इन द indirect speech, whether the direct speech contains may or not. यूज शुड या माइट, शुड का जैसे माइट का ज्यादा होता है, कभी कभी शुड की भी जरूरत हो जाती है। शुड या माइट, माइट की 99.9% केस में यही की जरूरत पड़ेगी। शुड का इस्तेमाल कर जब चाहत होती है, नॉर्मली नॉर्मली चाहत ही रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता तो शुड लिखते हैं। नॉर्मली ब्लेस कर स्प्रे है तो उसमें माइट चलता है। तो यूज शुड या माइट इन द इनडायरेक्ट स्पीच, कि इनडायरेक्ट स्पीच में शुड या माइट होना ही चाहिए। डायरेक्ट स्पीच में शुड या माइट होना ही चाहिए। वेदर द डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स मे और नॉट, कि डायरेक्ट स्पीच में मे है या नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट स्पीच में मैंने क्या कहा, मे हो भी सकता है, मे यू लिव लॉन्ग, या मे यू डाई सून, मे गॉड ब्लेस यू। सिंपल का लॉन्ग लिव अवर फ्रीडम, लॉन्ग लिव द किंगडम या किंग। तो डायरेक्ट स्पीच में मे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डायरेक्ट स्पीच में मे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो आपको मे या माइट का इस्तेमाल करना ही है, शुड या माइट का इस्तेमाल करना ही है, छोड़ नहीं सकते। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है। यहीं पे एग्जाम में फंसा देता है। क्या करेगा कि जानबूझकर डायरेक्ट स्पीच में मे नहीं देगा और इनडायरेक्ट वाले में आपको ऑप्शन माइट से दे देगा, तो आपके दिमाग में जाएगा नहीं, और ये आपको लगेगा इसमें तो मे है ही, इसमें माइट वाले ऑप्शन को ऐसे ही काट देंगे आप। तो अगर आपको पता चल गया सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखने से कि ये तो ऑप्टेटिव है, इसमें विश डिजायर है, सिंपल सी बात है, सेंटेंस का सेंस समझ में आ गया कि विश या डिजायर है, प्लेस या कर्स है, तो आपको मे का इंतजार नहीं करना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे है कि नहीं। सेंस देखना है सिर्फ कि अगर ये विश है, डिजायर है, ब्लेस है, कर्स में से कुछ हो सकता है, तो मे हो ना हो इनडायरेक्ट में मे माइट का इस्तेमाल करना है या मे का, तो टेंस पर डिपेंड करेगा कि मे का इस्तेमाल करें कि माइट का इस्तेमाल करें, लेकिन करना है, लेकिन करना है। क्लियर हो गया? ये था रूल हर एक से, इसलिए इसको कहते हैं स्पेशल रूल्स।
कि सेंटेंस देखकर हर एक सेंटेंस का अलग अलग केस है, इसलिए इसको स्पेशल रूल्स कहा जाता है कि सेंटेंस देखकर, कंडीशन देखकर हम अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग तरह के रूल्स लगाते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बात कर लेते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, 2 4 5 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो मैं बुक से ही करा देता हूँ। लिखिए सेंटेंस, लिखिए। माई मदर said to me, my mother said to me, may you live long। एक माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू घिसट घिसट के मरना, लंबी लंबी उम्र हो तुम्हारी। तो ये क्या है? दुआ ही तो है, कि उसको बद्दुआ मान ले, दुआ मान सकते हैं, प्रार्थना मान सकते हैं। तो माई मदर सेड, अब ये क्या प्रार्थना है, तो क्या कर देंगे, सेड को ब्लेस्ड कर देंगे, इस टू की जरूरत नहीं, हटा देंगे, टू को ड्रॉप करेंगे, ब्लेस्ड मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटेगा, कनेक्टर आएगा, क्या आएगा, दैट। तो माई मदर ब्लेस्ड मी दैट, अब क्या है कि मे यू लिव लॉन्ग, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अब सब्जेक्ट क्या आएगा, यू, यू। अब यू अगर आएगा, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू को मी के हिसाब से बदलेंगे। यहाँ जो यू है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई होगा, तो आई। अब मे ईयर क्या, पास्ट इंडेफिनिट में, ये मे क्या जाएगा, पास्ट में, आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, कि मेरी उम्र क्या हो, ज्यादा लंबी हो, आई माइट लिव लॉन्ग, कि मेरी उम्र ज्यादा लंबी हो, या मैं ज्यादा, मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम दीर्घायु हो, लंबे समय तक जियो। दूसरा सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट मे गॉड हेल्प यू, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर said to the student, may God help you, ऐसा था, may God help you, may God help you। तो इस सेंटेंस से ऐसा लगता है कि टीचर ने कहा स्टूडेंट को कि भगवान तुम्हारी मदद करे, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो ये प्रार्थना करना हो सकता है ना, कि इस ऐसे भी कह सकते हैं टीचर ने स्टूडेंट के लिए प्रार्थना की, दुआ मांगी, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी सेंस निकल के प्रार्थना की कि भाई भगवान तुम्हारी हम लोगों की मदद करे, प्रार्थना, प्रार्थना करना हो सकता है। इसलिए उसको हम ऐसे भी तो बना देते, क्या खराबी है, द टीचर prayed for the students, the teacher prayed for the students that, से हटा दिए, प्रार्थना था तो प्रे, प्रार्थना कर दिया, प्रे के साथ क्या होगा, फॉर होगा, तो प्रेड फॉर द स्टूडेंट्स, किसके लिए प्रार्थना की, स्टूडेंट्स के लिए, इस टू की तो जरूरत ही नहीं है, सेट की जगह प्रेड कर दिया, टू हट गया, द टीचर प्रेड फॉर द स्टूडेंट्स। नॉर्मली आप ब्लेस्ड भी लगा सकते थे, ब्लेस द स्टूडेंट्स, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है ये कि टीचर ने प्रार्थना की, दुआ मांगी, टीचर ने दुआ मांगी, द टीचर प्रेड फॉर द स्टूडेंट्स दैट सब्जेक्ट क्या है, गॉड, गॉड क्या है, थर्ड पर्सन, तो उसको कोई चेंज करना नहीं है, गॉड, अम्मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट, गॉड माइट हेल्प। अब यू क्या, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, द स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होना चाहिए, स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स,
फॉर द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, किसके हिसाब से बदलेगा? ये यू किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो स्टूडेंट्स है तो क्या हो जाएगा? और ये ऑब्जेक्टिव केस में है यहाँ, मे गॉड हेल्प यू, यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? स्टूडेंट्स का देम, देम ही होगा ना स्टूडेंट्स के लिए। या तो हम लिखते हैं गॉड माइट हेल्प स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, फिर से लिखते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज करते हैं। लेकिन यू को तो बदलना क्या? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट था, देम कर दिया, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया, देम। क्लियर है? क्लियर है? अभी एक दो सेंटेंस और देखते हैं, सेंटेंस में सॉल्यूशन से ही पता चलेगा। हमने कहा पीपल सेड गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर। पीपल सेड गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर। पीपल सेड गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर। अब जरा इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए। इसमें इसमें कहीं भी सेकंड पर्सन नहीं है। सेकंड पर्सन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेकंड पर्सन रहता है तो ऑब्जेक्ट ये होना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात, पीपल सेड गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर, इसमें मे भी नहीं है, मे भी नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं मे गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे भी लिख सकते थे। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों ने कहा कि भगवान प्राइम मिनिस्टर को बचा ले, प्राइम मिनिस्टर की रक्षा करे, प्रधानमंत्री। हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों ने कहा कि भगवान प्राइम मिनिस्टर को बचा ले। तो बचा ले का मतलब क्या? फिर प्रार्थना का ही तो सेंस आ रहा है। प्रार्थना की होगी, ऑर्डर तो नहीं दे सकते भगवान को, हे भगवान बचा ले। और कह भी रहे हैं भगवान बचा ले, तो इसका मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। तो भगवान से तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं ना, कि भगवान से प्रार्थना की कि प्राइम मिनिस्टर को बचा ले। यही संसार तो मे इसमें है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहेंगे? पीपल, और से बदलेगा, से को चेंज करना है क्योंकि सेंटेंस के सेंस के हिसाब से तो प्रे है, तो लिख सकते हैं प्रेड दैट, कॉमा कन्वर्ट कॉमा टुगेदर, दैट सब्जेक्ट क्या है? गॉड। अब क्या हो जाएगा इसमें? तो मे नहीं था, लेकिन आपको तो माइट लाना पड़ेगा। शुड भी ला सकते थे, भगवान को उसको ऐसे भी कहते, भगवान को उसको बचा लेना चाहिए, तो यहाँ शुड भी लिख सकते थे। नहीं, ऐसे तो भगवान उसे बचा ले, भगवान को उसे बचा लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को भगवान को बचा लेना चाहिए, तो शुड भी हो सकता है, सेंस आ सकता है। माइट ज्यादा है, लिखते हैं गॉड माइट सेव द प्राइम मिनिस्टर। गॉड माइट सेव द प्राइम मिनिस्टर। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। The audience said, "Long live our freedom." The audience said, the audience said, "Long live our freedom." Long live our freedom. The audience said, "Long live our freedom." कभी कभी इस तरह के सेंटेंस में भी ऐसे भी लगा सकते हैं हम लोग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा रहता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कभी कभी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लोग लगा लेते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा लेते हैं। तो फिर भी आपको जब चेंज करेंगे तो आप फुल स्टॉप ही लिखेंगे, ठीक है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कभी कभी लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो कभी कभी फंसाने के लिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख देते हैं, तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पे ताकि आप ध्यान रखें। लॉन्ग लिव आवर फ्रीडम, तो इसमें भी क्या होना है कि हमारी आज़ादी की लंबी हो, हमें लगे ऐसे हमारी आज़ादी जो है जिंदाबाद। लॉन्ग लिव का इस्तेमाल करता है जिंदाबाद, तो आज़ादी जिंदाबाद, ये हमारी आज़ादी की उम्र लंबी हो। तो या तो हम कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद जो लगा करते, लोगों ने कहा आज़ादी जिंदाबाद, या आज़ादी की, हमारी आज़ादी की उम्र इतना हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबी, हमारी आज़ादी की उम्र लंबी हो। तो ये भी तो प्रेयर ही है, प्रे तो करेंगे। तो क्या होगा? द, और इसमें भी क्या सेकंड पर्सन कहीं नहीं है, सेकंड पर्सन कहीं नहीं है,
तो हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। प्रेयर का सेंस है तो हमने लिखा द ऑडियंस prayed that the audience prayed that long live their freedom। सब्जेक्ट क्या है? their freedom, उनकी आजादी, उम्र लंबी हो, तो सब्जेक्ट है their our freedom। तो आवर क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? ऑडियंस के हिसाब से। यहाँ फिर क्या लिख रखा है? आवर लिख रखा है। इसका मतलब क्या? आवर क्या है? प्लूरल। ऑडियंस क्या है? प्लूरल होगा। तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे आवर की जगह क्या होगा? ऑडियंस के हिसाब से बचेगा, तो देयर हो जाएगा। देयर। पॉसेसिव केस में है ये आवर, तो यहाँ पॉसेसिव केस में ही रहेगा सब्जेक्ट में, तो देयर। ऑडियंस के लिए क्या होगा? देयर। क्यों लिखा देयर? ऑडियंस के लिए तुम इट भी लिख सकते हो, लेकिन देयर क्यों लिखा? क्योंकि ये लिख रखा है आवर। आवर लिख रहा है मतलब प्लूरल, इसलिए ऑडियंस के लिए देयर लिखा। देयर क्या? फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? थर्ड पर्सन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम। लॉन्ग लिव में का इस्तेमाल तो किया नहीं, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा। माइट यहाँ सेड है, तो माइट लिव लॉन्ग। The audience prayed that their freedom might live long। या विश भी कर सकते थे, प्रेड की जगह विश भी चल जाता। विश्ड। और वहां भी माइट की जगह शुड भी, यहाँ भी माइट की जगह शुड भी लिख सकते थे, दोनों चलता है। माइट ज्यादा यूज करते लोग, शुड भी लिख देते तो कोई गलत नहीं होता कि हमारी आजादी की उम्र लंबी होनी चाहिए। एक सेंटेंस है दुआ बददुआ तो बहुत हो गया। माय नेम इज सेड टू मी, माय नेम इज सेड टू मी मे यू डाई सून। माय नेम इज सेड टू मी। My enemies said to me, may you die soon। कि मेरे दुश्मनों ने कहा कि तू जल्दी मर जाए। मेरे दुश्मनों ने मुझसे कहा कि तू जल्दी मर जाए, तू जल्दी मर जाए। तो जब हम कह रहे हैं कि मेरे दुश्मनों ने मुझसे कहा कि तू जल्दी मर जाती है, क्या दुआ तो है नहीं? कुछ लोगों के लिए दुआ भी हो सकता है कि भाई जितनी जल्दी यहाँ से मर जाए उतने बेहतर। मानने मानने पे बात होती है। तो माय एनिमीज सेड टू मी मे यू डाई सुन के, मेरे दुश्मनों ने मुझसे कहा कि तुम जल्दी ही मर लो, खिसक लो, कट लो। ये मे यू डाई सुन। तो कर से तो क्या होगा? माय enemies cursed me that। यू क्या होगा? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आई मे का क्या हो गया? माइट डाई सो। हो गया, ये था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कोई सारी चीजें आसान है, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद सारा काम आसानी है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। मतलब असर्टिव सेंटेंस कर लिया हमने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कर लिया। अब सबसे खतरनाक या सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन बनता है और सबसे ज्यादा जो उलझाता है, उलझाता भी यही सबसे ज्यादा है, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस उलझाता क्यों है वो समझिए। उलझाता क्यों है? उलझाता इंपेरेटिव सेंटेंस इसलिए है कि कई तरह से हम ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गिरगिरा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं,
किसी को कुछ करने के लिए कह सकते हैं। तो इसलिए इससे कुछ कई तरह से, एक ही तरीका नहीं होता है। मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव का, लेकिन पता चलता है वो रिक्वेस्ट है या फिर वो ऑर्डर है या आप इम्प्लोर कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये दिक्कत होती है कि अगर एक ही स्ट्रक्चर होता, जैसे अभी आपने देखा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में देखा कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हो गया, मे यू डाई सून मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख दिया, या मेड यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन भी लिख देता है, मे साथ शुरू करके। लेकिन था तो इच्छा दुआ बद्दुआ ही। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस से या किसी कई कई तरह के स्ट्रक्चर से रिक्वेस्ट किया जाता है या ऑर्डर दिया जाता है या किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सेंस समझने में नहीं आया और आपका ध्यान सिर्फ सेंटेंस कैसे खत्म हो रहा है उस पर चला गया कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन है तो क्वेश्चन ही होगा, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा, तो आप फंस जाएंगे। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या यही इतने एग्जाम्पल से बात, या रूल को भी अलग अलग इस तरह से इसलिए पढ़ा जाता है कि यही एक चीज आपको समझ में आ जाए कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन ही होगा। ये जरूरी नहीं हो सकता मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो लेकिन दुआ बद्दुआ की बात हो रही हो, चाहत की बात हो रही है। इसी तरह से मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो लेकिन वो क्वेश्चन ना हो, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल अलग है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाने का आपने नियम देख लिया क्या क्या है। तो आपको सेंटेंस में ये देखना है कि भाई मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन तो है लेकिन वो ऑर्डर है क्या, रिक्वेस्ट है क्या, ऑफर है क्या, प्रपोजल है क्या, ये देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है तो उसको बनाने का फिर तरीका अलग है कि यस नो क्वेश्चन में जाइए, डब्ल्यू एस क्वेश्चन में जाइए। अगर वो प्रपोजल है, रिक्वेस्ट है, ऑफर है, तो फिर उसको बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। यही समझना, आप तो तरीके से ही पता चलेगा। तो जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑफर होता है, कमांड या ऑर्डर होता है, प्रार्थना कभी कभी इसमें भी आ जाता है। प्रे से भी लोग करते हैं प्रार्थना, गिड़गिड़ाना कहने का सेंस होता है, या बेग, बेग का मतलब मांगना, इम्प्लोर, ये सब वर्ड है। या एडवाइस, एडवाइस या सजेस्ट या प्रोहिबिट या फॉरबिड, इस तरह का सेंस आता है ना। रिक्वेस्ट का सेंस आया, ऑफर का कमांड आया, ऑफर का सेंस आया, कमांड या ऑर्डर का सेंस आया, प्रे प्रार्थना गिड़गिड़ाने का सेंस आया, बेग या इम्प्लोर करने का सेंस आया, एडवाइस सजेशन का सेंस या सजेशन का सेंस आया, प्रोहिबिट या फॉरबिड करने का सेंस आया। तो इस तरह का कोई सेंस आता है। तो इस तरह का जो सेंस है उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस में लाते हैं कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, सजेशन है, एडवाइस है। तो इस तरह का सेंस अगर आ रहा तो उसको सारे को हम लोग कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है? इंपेरेटिव सेंटेंस पहचान लेंगे, इसमें से अगर कुछ भी है तो इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें से कुछ भी है या ऐसा ही कुछ है तो इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ध्यान ये रखना कि मे से शुरू होगा तो फिर उसको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में लेके चले जाइएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में से शुरू होने वाले सेंटेंस को, मान लो कि प्रार्थना है, हमें कैसे पता प्रार्थना तो इधर भी हमने कर रखा है, तो प्रार्थना का यहाँ सेकंड रिक्वेस्ट है। एक तो भगवान के सामने जो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर अलग है, और किसी इंसान के सामने अगर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखने ध्यान रखना, एक तो भगवान के सामने प्रार्थना करना है, भगवान से वो उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जाएगा। एक नॉर्मल किसी इंसान से प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो प्रे का मतलब रिक्वेस्ट, यहाँ जो प्रे का मतलब है क्या, रिक्वेस्ट। जैसे भगवान से भी रिक्वेस्ट होता है लेकिन प्रेयर हम भगवान के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें से अगर कोई सेंस आ रहा था आपका सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज कैसे करना, उसके रूल क्या क्या है, उसके रूल क्या क्या है, इसे देखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल में सबसे पहला काम आपका क्या है कि जो आपका से है उसे ही चेंज करेंगे, इसमें से कुछ भी आ जाएगा। ये भी रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, कुछ नहीं होता तो कभी कभी तो आस्क भी लिख देता है, आस्क, एडवाइस, सजेस्ट, ऑफर, बेग, इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, गिड़गिड़ाना, किसी के सामने हाथ पर जोड़ना, गिड़गिड़ाना। बेग का मतलब यही होता है एकदम गिड़गिड़ाना, हाथ पर जोड़ना, बहुत ज्यादा विनती करना, रिक्वेस्ट करना।
इस तरह के वर्ड्स में चेंज कर देंगे से को, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स में चेंज कर, जैसा सेंस होगा उसके हिसाब से से को चेंज करेंगे। पहला काम तो से को ही चेंज करना होता है। दूसरा काम क्या है, ड्रॉप टू, कि से के साथ जो टू रहता है उसको ड्रॉप कीजिए। जो से के साथ राम सेड टू रवि, राम सेड टू मोहन, राम सेड टू जो भी है। उसके बाद सेकंड काम क्या होता है, रिमूव द comma and the inverted commas, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा दीजिए। जैसे कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यूज अ कनेक्टर, कि कनेक्टर का इस्तेमाल करिए। किसका इस्तेमाल कीजिए, यूज अ कनेक्टर, कनेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा दीजिए, फिर उसके जगह एक कनेक्टर का इस्तेमाल कीजिए, यूज अ कनेक्टर। और ये कनेक्टर क्या होता है, ये कनेक्टर होता है टू, ये कनेक्टर क्या होता है, टू, टू कनेक्टर का इस्तेमाल करना है, यूज अ कनेक्टर टू। अब उसके बाद क्या करना है, टू के बाद जैसे टू का इस्तेमाल करेंगे, टू के बाद हमेशा क्या होना है, V1, टू के बाद हमेशा V1। टू आ गया, टू के बाद कनेक्टर लिया, कनेक्टर क्या हुआ, कनेक्टर ही टू है, और टू के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट में। सबसे पहले से को जो ऑर्डर्स रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से चेंज कर दिया, फिर टू को हटा दिया, फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाया, जो कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाया उसके जगह टू आ रहा है कनेक्टर की जगह। पहले जो टू हटाया वो सेट के साथ था, कि राम सेड टू सीता, या राम सेड टू मोहन, या माय फादर सेड टू मी, तो वो टू को हटाया था। जब कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाया, वहां जब कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाने के बाद जब कनेक्टर की बारी आई तो वहां क्या लगाया, वहां टू लगाया। और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसमें टेंस में चेंज करने का फिर झमेला नहीं है, क्योंकि सीधा टू के बाद भी होना है तो टेंस का कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में टेंस का कोई बहुत कम प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टू आया कनेक्टर में, जहाँ टू आया तो टेंस वेंस छूट गया, सीधा टू के बाद क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, टेंस की समस्या ही खत्म हो जाती है। यानी कुछ बचत भी है, अगर कुछ टेढ़ा है तो कुछ सीधा भी है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें इस्तेमाल लोग करते हैं, जैसे कि आई सी या आई नो, जैसे बोलते हैं आई नो, बीच बीच में बोलते रहते हैं लोग ऑर्डर देने में कि आई नो यू हैव टू डू इट, वेल यू विल डू इट, आई नो यू विल डू इट, आई सी ही। तो इस तरह के जो वर्ड लिख देते हैं बीच में, आई सी एक्स्ट्रा जो वर्ड लिखा रहता है, आई सी, आई नो, या ओके, ओके आई विल कम, या वेल आई विल डू इट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, या काइंडली, प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज 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 हेल्प मी, काइंडली 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 हेल्प मी, ऐसे अगर है तो प्लीज, काइंडली, प्लीज, काइंडली, सर, सर प्लीज, मैडम प्लीज, इस तरह के वर्ड जो है, इस तरह के वर्ड को डोंट यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के जो वर्ड है, या इस तरह के जो बीच में अन्य से जो सिर्फ सिर्फ बात को एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया है, डोंट यूज, इस तरह के वर्ड को यूज नहीं करना, डोंट यूज। इनडायरेक्ट जब बदलते हैं तो उसको नहीं चाहिए, सर या मैडम, कहता सर प्लीज हेल्प मी, तो सर को डाल, मैडम प्लीज हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, वेल 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 प्लीज हेल्प मी। तो ऐसे जो वेल है, आई सी यू हेल्प मी, ऐसे कुछ कुछ मतलब इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल से बचना है। सब कुछ सर, मैडम, ओके, फाइन, इस तरह के वर्ड्स का, फाइन मतलब सब कुछ, श्योर, इस तरह के वर्ड डाल दे जबरदस्ती तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। हम लोग क्योंकि स्पोकन में सब बोलते हैं श्योर, फाइन, वेल, ओके, सर, मैडम, तो इन सबको छोड़ दीजिए, ठीक है, इन सबको यूज करने की जरूरत नहीं है। काइंडली, प्लीज, इन सब कुछ, इन सब का सेंस ले लिया जाता है इधर, कि आपने जो रिक्वेस्ट लिखा है, ऑर्डर लिखा है, कमांड लिखा है, एडवाइस लिखा है, सजेस्ट लिखा है, प्रोहिबिट लिखा है, फॉरबिट लिखा है, तो उसमें पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो इस सबको लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इसमें बहुत सारे सेंटेंस होंगे, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ रूल बताया है, इन सारे को अच्छे से लिख लीजिएगा,
कितना टाइम हुआ? 41 मिनट्स हो गए। ओके। अब सोचेंगे मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, तो इसका एग्जाम्पल मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि इसके एग्जाम्पल में 2 क्लास लगेंगे। इसके एग्जाम्पल में तो सारे एग्जाम्पल, पहले इसको रूल देख लीजिए, और इसके एक एक अलग अलग एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, कई एग्जाम्पल दिए जाएंगे, इसमें बहुत सारे केसेस हैं एग्जाम्पल। इसलिए बेसिक खाली आज के क्लास में रूल समझना था, चाहिए ये सब करना है, और इन सबको इम्प्लीमेंट करना है रूल के मतलब सेंटेंस के हिसाब से। तो इसमें मैं कई सेंटेंस कराऊंगा, कई सेंटेंस क्योंकि सेंटेंस से बात बनेगी, ऐसे बात बनेगी नहीं। तो कम से कम 25 के आसपास सेंटेंस में कराऊंगा, 25 से ज़्यादा नहीं, 25 से 30 सेंटेंस में कराऊंगा। 25 तो मिनिमम है, ज़्यादा भी हो सकता है, जितना टाइम लग जाए। और वैसे ही वैसे सेंटेंस एग्जाम में आएंगे, या यूं कहिए कि जैसे जैसे सेंटेंस में एग्जाम में आते हैं, वैसे वैसे सेंटेंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, वैसा ही, ताकि आपको लगे एग्जाम में देखा कि तो इस तरह का सेंटेंस हमने क्लास में सॉल्व कर रखा है। ठीक है, यूं समझ, इसको ऐसे ही समझना है कि जैसे जैसे सेंटेंस क्लास में एग्जाम में आते हैं, उसी सब सेंटेंस का इसमें वैसे ही सेंटेंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रूल लेकिन इतना ही है, रूल को बस इतना ही ध्यान रखना है, यही था स्पेशल रूल। आप पहले सोचते हो कि स्पेशल रूल में पता नहीं क्या आता होगा, कुछ नहीं है स्पेशल रूल में, देख लिया, खाली कनेक्टर का यूज करना है, बात उतनी ही है। इसलिए बेसिक मैंने पहले बता दिया था, बेसिक रूल इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसे स्पेशल रूल तो उसी में शामिल हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं।